नमस्कार बच्चों, आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार बादल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12। बच्चों, आज हम लोग बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत कार्ल मार्क्स का अध्ययन करेंगे। प्रारंभ करते हैं। बच्चों, जर्मन समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का आर्थिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है और आपका कहना है कि सभी सामाजिक परिवर्तनों का प्रमुख कारक और चालक आर्थिक कारण है और सभी परिवर्तन इसके परिणाम है। इसलिए मार्क्स के इस सिद्धांत को आर्थिक निर्णायकवाद भी कहते हैं और आपने वर्ग संघर्ष के द्वारा परिवर्तन की व्याख्या भी की है। इसीलिए आपका सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी कहलाता है। इसके बाद मार्क्स के सिद्धांत का सार। बच्चों, सामाजिक परिवर्तन के संबंध में कार्ल मार्क्स के मौलिक विचारों को आपके द्वारा लिखित ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 तथा कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र 1848 के अंशों में देखा जा सकता है। इन अंशों के अध्ययनों के द्वारा कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के संबंध में परिवर्तन के कारक, कार्य कारण संबंध, चरण, प्रभाव एवं सिद्धांत आदि स्पष्ट हो जाते हैं और मार्क्स के इन मूल अंशों का अक्षरश अनुवाद प्रस्तुत है। सबसे पहले बच्चों, हम नंबर 1 क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 के बारे में विवेचना करेंगे। बच्चों, जिन सामान्य निष्कर्षों पर मैं पहुंचा हूं और जो मेरे अध्ययनों की एक सतत श्रृंखला के आधार रहे हैं, वे सार रूप में निम्न हैं। बच्चों, सामाजिक उत्पादन जिन्हें मानव करता है, उनमें वह निश्चित प्रकार के संबंधों में प्रवेश करता है और वे अपरिहार्य होते हैं तथा उसकी इच्छा से स्वतंत्र होते हैं और ये उत्पादन के संबंध निश्चित ही उत्पादन की वस्तुओं की शक्ति के विकास की अवस्था से संबंधित होते हैं। ये उत्पादन के संबंधों के योग समाज की आर्थिक संरचना को निर्मित करते हैं। यह वास्तविक आधारशिला है जिस पर कानूनी और राजनीतिक अधिसंरचना निर्मित होती है और इसके अनुरूप निश्चित सामाजिक चेतना का विकास भी होता है। भौतिक जीवन में उत्पादन की विधि सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक जीवन की प्रक्रियाओं का निर्माण करती है। यह मानव की चेतना नहीं है जो उनके अस्तित्व का निर्णय करती है, बल्कि इसके विपरीत सामाजिक अस्तित्व की उनकी चेतना का निर्णय करता है। उनके विकास की एक निश्चित अवस्था में समाज में उत्पादन की भौतिक शक्तियां विद्यमान उत्पादन के संबंधों के साथ संघर्ष करती है, संपत्ति के साथ संघर्ष करती रही है जिनमें वे पहले कार्य कर रही थी। उत्पादन की शक्तियों के स्वरूपों के विकास से ये संबंध उनकी बेड़ियों में बदल जाते हैं और तब क्रांति का काल आता है। बच्चों, आर्थिक आधार के परिवर्तन के साथ साथ संपूर्ण बड़ी अधिसंरचना कम या अधिक रूप में तेजी से रूपांतरित हो जाती है। इस प्रकार के रूपांतरण में इस बात का सर्वथा अंतर रखना होगा कि उत्पादन की
आर्थिक परिस्थितियों के भौतिक रूपांतरण का निर्णय प्राकृतिक विज्ञान की यथार्थता करती है तथा कानूनी, राजनीतिक, धार्मिक और सौंदर्य शास्त्रीय या दार्शनिक संक्षिप्त में आदर्शात्मक स्वरूप जिससे संघर्षों के प्रति मानव सचेत होता है तथा इनसे वह युद्ध करता है। जिस प्रकार से हमारा मत एक व्यक्ति के संबंध में इस पर आधारित नहीं होता है कि वह स्वयं के बारे में क्या सोचता है, उसी प्रकार से हम किसी काल के रूपांतरण के संबंध में उसकी चेतना के आधार पर निर्णय नहीं कर सकते हैं। इसके विपरीत इस चेतना की व्याख्या भौतिक जीवन के विरोधों, उत्पादन की सामाजिक शक्तियों तथा उत्पादन के संबंधों के आधार पर करनी चाहिए। कोई भी सामाजिक व्यवस्था तब तक लुप्त नहीं होती है जब तक कि सभी उत्पादन की शक्तियां जिनके विकास की संभावना होती है विकसित नहीं हो जाती है और नवीन उच्चतर उत्पादन के संबंध कभी भी तब तक उत्पन्न नहीं होते हैं जब तक कि उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक भौतिक परिस्थितियां पुराने समाज के गर्भ में परिपक्व नहीं हो जाती। इसीलिए मानव जाति सर्वदा केवल उन्हीं समस्याओं को लेती है जिन्हें हल कर सकती है। विषय को अधिक निकटता से देखने से हम हमेशा पाते हैं कि समस्या तभी उत्पन्न होती है जब उसे हल करने की भौतिक परिस्थितियां पहले से ही विद्यमान है अथवा विद्यमान होने की प्रक्रिया में होती है। हम प्रमुख रूपरेखा अर्थात बिंदुओं के रूप में समाज के आर्थिक विकास के रूपांतरणों के अनेक कालों में जैसे एशियाई, प्राचीन सामंती और आधुनिक बुर्जुआ उत्पादन की पद्धतियों में ऐसा पाते हैं। बुर्जुआ उत्पादन के संबंध उत्पादन की सामाजिक प्रक्रिया के अंतिम विरोध संघर्ष हैं। यह संघर्ष व्यक्तिगत संघर्षवाद के अर्थ में नहीं है, बल्कि यह उन परिस्थितियों में से उत्पन्न होता है जो समाज में व्यक्तियों के जीवन को चारों ओर से घेरे रहता है। इसी के साथ साथ इस संघर्ष का समाधान उन उत्पादन की शक्तियों के द्वारा होता है जो बुर्जुआ समाज की भौतिक परिस्थितियों के गर्भ से विकसित होती है और यह सामाजिक रूपांतरण मानव समाज के पूर्व ऐतिहासिक अवस्था के अंतिम अध्याय को बताता है। इस प्रकार बच्चों क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ने 1859 इसका यह अनुवाद मैंने आपके सामने पढ़ा। दूसरा बिंदु है कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र 1848। बच्चों मार्क्स ने कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र 1848 में वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की जो विवेचना की है वह इस प्रकार से है। आज तक अस्तित्व में जो समस्त समाज है उनका इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। स्वतंत्र मनुष्य और दास, कुलीन और सामान्य जन, सामंती प्रभु और भूदास, शिल्प संघ का उस्ताद कारीगर और मजदूर कारीगर, संक्षेप में उत्पीड़क और उत्पीड़ित अर्थात शोषक और शोषित बराबर एक दूसरे का विरोध करते आए हैं। वे कभी छिपे कभी प्रकट रूप से लगातार एक दूसरे से लड़ते रहे हैं। जिस लड़ाई का अंत हर बार या तो पूरे समाज के क्रांतिकारी पुनर्गठन में या संघर्षरत वर्गों की बर्बादी में हुआ है। इसके पश्चात कार्ल मार्क्स की मान्यताएं। बच्चों सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित अवधारणाओं, मान्यताओं, निर्णायकवाद एवं दृष्टिकोणों में देख सकते हैं जो इस प्रकार से हैं। इसका पहला बिंदु है
अस्तित्व चेतना का निर्णायक। कार्ल मार्क्स की मान्यता है अस्तित्व चेतना का निर्णायक है। इससे आपका तात्पर्य है कि जीवन की भौतिक परिस्थितियां सामाजिक या मानकात्मक चेतना को नियंत्रित, निर्देशित, संचालित और परिवर्तित करती है। भौतिक परिस्थितियां सामाजिक अंतर्विवेक को परिभाषित करती है तथा समाज में परिवर्तन लाती है। दूसरा बिंदु है भौतिक अभौतिक का निर्णायक। मार्क्स के सिद्धांत की दूसरी महत्वपूर्ण मान्यता है भौतिक अभौतिक का निर्णायक है। आपका मत है उत्पादन के प्रकार सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन की प्रक्रिया के सामान्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं, भौतिक विचारों का निर्धारण करते हैं। भौतिक परिवर्तन के द्वारा सामाजिक परिवर्तन होता है और सामाजिक चेतना तथा आदर्शों में परिवर्तन का कारण भौतिक कारक है। तीसरा बिंदु है भौतिक परिस्थितियों में समाज का उद्गम। बच्चों, मार्क्स ने इसी प्रकार आगे स्पष्ट किया है समाज का उद्गम भी जीवन की भौतिक परिस्थितियां हैं। मानव अपने प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो प्रयास करता है उसके परिणाम स्वरूप आर्थिक उपसंरचना का विकास होता है और यही आर्थिक उपसंरचना समाज की राजनीतिक तथा कानूनी उपसंरचनाओं को निर्धारित तथा परिभाषित करती है। मार्क्स के अनुसार समाज इस प्रकार से उद्विकास के संतुलन को प्रदर्शित करता है जिसमें सामाजिक चेतना तथा संबंधों को उत्पादन के प्राथमिक तरीके आर्थिक व्यवस्था निश्चित करते हैं और यह कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की तीसरी महत्वपूर्ण मान्यता है। सामाजिक परिवर्तन का चौथा बिंदु है द्वंद्वात्मक उद्विकास। बच्चों, मार्क्स की चौथी और अंतिम महत्वपूर्ण मान्यता है आर्थिक उपसंरचना और मानकात्मक अधिसंरचना में परस्पर द्वंद्वात्मक अंतःक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप समाज अनेक उद्विकासीय चरणों से गुजरता हुआ परिवर्तित होता रहता है। और आपका मानना था कि जनसंख्या और आवश्यकताओं में वृद्धि के परिणाम स्वरूप श्रम विभाजन में भी वृद्धि होती है तथा भूमिकाओं में भी वृद्धि होती है। इस विकास के कारण निजी संपत्ति में वृद्धि होती है। औद्योगिकरण के प्रभाव के फलस्वरूप निजी संपत्ति से पूंजीपति व्यवस्था का विकास होता है और मार्क्स का यह भी मानना था कि आर्थिक प्रभुत्व तथा पूंजीवाद से सर्वहारा वर्ग अर्थात श्रमजीवी वर्ग का प्रकृति तथा उत्पादन के साधनों से अलगाव होता है। उत्पादन के साधनों, उत्पादन के तरीकों तथा संबंधों पर शोषक वर्ग या पूंजीपति वर्ग का पूर्ण नियंत्रण होगा तथा सर्वहारा वर्ग का शोषण होगा। पांचवा बिंदु है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। बच्चों, कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन, वर्ग संघर्ष, शोषक एवं शोषित, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, अलगाव आदि की जो विवेचना की है उनका मूल आधार अतिरिक्त मूल्य है। अगर हम मार्क्स के विभिन्न सिद्धांतों को समझना चाहते हैं तो हमें आपके द्वारा प्रतिपादित अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को समझना होगा। आपके अनुसार अतिरिक्त मूल्य किसी वस्तु के निर्माण में जितना खर्च आता है और खर्चे की तुलना में जितने अधिक मूल्य में वह वस्तु बेची जाती है उसके बीच के अंतर को कहते हैं। इसको निम्न उदाहरण द्वारा भी समझा जा सकता है। एक कुर्सी के निर्माण में निम्न मदों के अंतर्गत खर्चा किया जाता है। मान लीजिए 4 रुपये की लकड़ी लगी, 2 रुपये की कीलें और बढ़ई को कुर्सी बनाने के 10 रुपये दिए गए। इसके अतिरिक्त कुर्सी के निर्माण के लिए
पूंजीपति ने स्थान एवं वित्तीय व्यवस्था में 2 रुपये खर्च किए। इस प्रकार से कुर्सी की कुल लागत 18 रुपये आई और पूंजीपति ने उस कुर्सी को बाजार में 28 रुपये में बेचा। एक कुर्सी पर 10 रुपये का लाभ हुआ। मार्क्स के अनुसार यह 10 रुपये अतिरिक्त मूल्य है। इसको हम अतिरिक्त मूल्य कहते हैं। इस अतिरिक्त मूल्य को जिसको पूंजीपति प्राप्त करता है, कुर्सी के निर्माण में बढ़ई अर्थात मजदूर ने अधिक श्रम किया, जिसके परिणाम स्वरूप 10 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन पूंजीपति श्रमिक को इस 10 रुपये में से कुछ नहीं देता है और स्वयं हड़प लेता है। मार्क्स का कहना है कि श्रमिक अर्थात बढ़ई के पास उत्पादन के साधनों को जुटाने की शक्ति एवं दक्षता नहीं है। इस कारण श्रमिक अपना श्रम पूंजीपतियों को बेच देता है। उसके श्रम के द्वारा उत्पादन अतिरिक्त मूल्य जो कुर्सी से प्राप्त होता है, वह सारा का सारा पूंजीपति हड़प लेता है। इस प्रकार से पूंजीपति उत्पादन के साधन जुटाने की क्षमता रखने के फलस्वरूप अतिरिक्त मूल्य के द्वारा विभिन्न उत्पादन के क्षेत्रों में श्रमिकों का शोषण करते हैं। शोषक अर्थात पूंजीपति और शोषित श्रमिक में संघर्ष का मूल कारण यह अतिरिक्त मूल्य ही है जो समाज में परिवर्तन लाता है। छठा बिंदु है वर्ग एवं वर्ग संघर्ष की अवधारणा। बच्चों, कार्ल मार्क्स का समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण योगदान वर्ग एवं वर्ग संघर्ष की अवधारणा को प्रदान करना है। मार्क्स का मत है कि समाज में हमेशा 2 वर्ग होते हैं। इन वर्गों का आधार आर्थिक होता है। आर्थिक असमानता ही समाज में 2 वर्गों को जन्म देती है। ये 2 वर्ग हैं शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। बच्चों, यहाँ पर मार्क्स का मानना है कि व्यक्ति एक वर्ग का प्राणी है। मार्क्स के अनुसार प्रत्येक युग में हमेशा शोषक एवं शोषित वर्ग रहते हैं। शोषक वर्ग वह वर्ग है जिसका उत्पादन के साधनों, उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के संबंधों पर स्वामित्व रहता है और विभिन्न कालों में शोषक के रूप में मालिक, स्वामी, जमींदार, बुर्जुआ, पूंजीपति आदि किसी न किसी रूप में होते हैं। इसी क्रम में शोषित वर्ग के विभिन्न रूप दास, गुलाम, किसान, श्रमिक और मजदूर आदि होते हैं। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा है कि आज तक अस्तित्व में जो समाज है उनका इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। स्वतंत्र मनुष्य और दास, कुलीन और जनसामान्य, सामंती प्रभु और भूदास, शिल्प संघ का उस्ताद, कारीगर और मजदूर कारीगर, संक्षेप में उत्पीड़क और उत्पीड़ित बराबर एक दूसरे का विरोध करते आए हैं। और बच्चों, मार्क्स ने आगे लिखा है कि ये दोनों शोषक व शोषित वर्ग अपनी अपनी समस्याओं, हितों, लक्ष्यों, परिस्थितियों आदि के लिए एक दूसरे से संघर्ष करते रहते हैं। और मार्क्स का मत है कि मानव इतिहास के आदिम युग, साम्यवादी युग, दासत्व युग एवं सामंती युग में इनमें संघर्ष धीरे होता है और पूंजीपति युग में वर्ग संघर्ष तीव्र हो जाता है। इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने भविष्यवाणी की है कि वर्ग संघर्ष के इतिहास में एक समय ऐसा आएगा जब सरवारा वर्ग अर्थात श्रमिक वर्ग पूंजीपति वर्ग को समाप्त कर देगा। पूंजीपति व्यवस्था के स्थान पर साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हो जाएगी, जिनमें शोषक वर्ग का अंत हो जाएगा। इसके साथ साथ समाज में असमानता का भी अंत हो जाएगा। मार्क्स का यह भी कथन है कि धीरे धीरे कल्पना लोक के समाज की स्थापना हो जाएगी, वर्ग भेद नहीं रहेगा, पूंजीवादी दुखों से श्रमिकों को छुटकारा मिल जाएगा। आपने यहाँ पर निम्न नारा दिया है, दुनिया के मजदूरों एक हो, तुम्हें तुम्हारी बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं खोना है,
और पाने के लिए तुम्हारे पास सारा संसार है। 7वां बिंदु है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। बच्चों, यहाँ पर कार्ल मार्क्स का कहना है कि मानव समाज के इतिहास में हमेशा पदार्थों में संघर्ष हो रहा है। आपके अनुसार विश्व का मूल भी पदार्थ ही है, और मार्क्स का कहना है सर्वप्रथम विश्व के पदार्थों आर्थिकी में परिवर्तन होता है, उसके बाद सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, कला, साहित्य और विज्ञान आदि में परिवर्तन होता है। द्वंद्वात्मक सिद्धांत के अंतर्गत मार्क्स की मान्यता है कि समाज में संघर्ष एवं द्वंद्व होता है। यह संघर्षवाद, प्रतिवाद और समवाद की प्रक्रिया में से गुजरता है। कोई वस्तु होती है, वह वाद है। उस वस्तु में इस वाद के विरोधी तत्व विद्यमान होते हैं, वह प्रतिवाद है। इन वाद और प्रतिवाद में संघर्ष होता है, जिसके कारण एक नवीन स्वरूप विकसित होता है, और यह नवीन स्वरूप संवाद कहलाता है। कुछ समय के बीतने के बाद संवाद एक वाद का रूप ग्रहण कर लेता है। इस नवीन वाद के विरुद्ध फिर एक नया प्रतिवाद भी विकसित हो जाता है। इन वाद और प्रतिवाद में संघर्ष होता है, जिसके परिणाम स्वरूप नवीन संवाद विकसित होता है। इस प्रकार बच्चों, कार्ल मार्क्स की मान्यता है कि विश्व के भौतिक जगत में पदार्थों में मतभेद एवं संघर्ष निरंतर चलता रहता है और समाज का विकास होता रहता है। कार्ल मार्क्स ने भौतिक द्वंद्ववाद के द्वारा वर्ग संघर्ष की व्याख्या की है। प्रत्येक युग में शोषक एक वाद के रूप में होता है और शोषित प्रतिवाद के रूप में होता है, जिनमें संघर्ष होता है। परिणाम स्वरूप नवीन संवाद विकसित होता है, जो कुछ समय बाद एक वाद का रूप ग्रहण कर लेता है। यह वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि समाज कल्पनालोकीय समाजवाद की अवस्था में नहीं पहुंच जाता, और यह सार रूप में कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। इस प्रकार बच्चों, आज हमने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत कार्ल मार्क्स के बारे में विस्तार से विवेचना की, अध्ययन किया। आपको जरूर समझ में आया होगा। सभी का पुनः धन्यवाद।